दोस्तों नेचर ने हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु को ऐसा बनाया कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो स्ट्रगल आप लोगों को करना ही पड़ेगा, और वो आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये देखो कितनी स्ट्रगल के साथ में पानी में पूरा डूबने के बाद में वहाँ से निकालकर एक मछली लेकर आया एक टाइम का खाना खाने के लिए। तो आप लोग सोचो कि एक टाइम का खाना खाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर पक्षी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक तरीके से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। और इवन ये मछली देखो कितना छटपटा रही है इसके पंजों में आकर, और इवन एक बार तो ऐसा लगता है छूट जाएगी एक पंजे में आती है, पर लेकिन उसने इतनी मेहनत की है इसको पकड़ने के लिए, वो फिर से उसको दोनों पंजों में जकड़ लेता है। और स्टार्टिंग में तो लगता है छूटेगी, इसके बाद में जब दूसरा पंजा जकड़ता है, अब देखना इसकी मछली की जान निकल जाएगी। तो जब आप लोग मेहनत करते हो ना किसी चीज़ को, इतनी शिद्दत से आप लोग बेसिकली पाने की चाहत रखते हो, तो फिर आप लोग की पकड़ उसके ऊपर इतनी ही तगड़ी बन जाती है। और देखो यार, मेहनत किए बगैर अगर कुछ मिल जाता तो उस चीज़ की आप लोग भी इज्जत नहीं करते। तो इज्जत उसी चीज़ की होती है जिसे मेहनत लगती है। तो मेहनत करने से कभी इंसान की डेथ नहीं होती। तो मेहनत करने से कभी भी शर्माओ मत, मेहनत करने से कभी भी डरो मत। जितना ज़िंदगी में मेहनत करते रहोगे उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। और जिस इंसान को मेहनत करने से डर लग गया उस इंसान को कुछ नहीं मिला। उन्हें कहते हैं कि जो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं उतना बिना मेहनत करने वालों को बस उतना ही मिलता है। तो आप लोग डिसाइड कर लो आप लोग क्या चाहिए ज़िंदगी में। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। एक पक्षी तक अपना एक टाइम का खाना खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में आप लोग राजाओं की ज़िंदगी जिएंगे बिना मेहनत किए हुए, एक IAS बनेंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छी पोजीशन पाएंगे बिना मेहनत किए हुए? तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे कोई और करेगा और वो उस ज़िंदगी को एंजॉय करेगा। अब आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को क्या करना है ज़िंदगी में। और यार, अगर आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो एक बात आप लोग नहीं देख रहे हो कि आप लोग की आने वाली पूरी ज़िंदगी की रोजी रोटी पक्की हो जा रही है। यानी कि एक एग्ज़ाम निकालने के बाद में इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आप लोगों को मिल रही है, तो क्या उस एग्ज़ाम के लिए कुछ महीनों बैठकर मेहनत कर लेना नहीं चाहिए? आप लोग का प्रीलिम्स आ रहा है अभी, UPSC का, स्टेट पीसीएस के आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, इसी के साथ में APFC का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 महीने बाद उसका पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो आज की डेट में आप लोगों के अंदर में जो स्ट्रगल करने की जो क्षमता डेवलप हो रही है ना, ये आप लोग के सामने दिक्कत आई उस टाइम पर आप लोगों ने बेसिकली उसको टैकल किया, ये ज़िंदगी में आगे इतनी काम आने वाली है कि अभी इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप लोग कितनी ज़्यादा ये आप लोग का एक्सपीरियंस लेकर आगे चलेगी। आज की डेट में छोटी छोटी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने कि हाँ ठीक है यार, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस टाइम पर आप लोगों को अपनी जॉब भी संभालनी है, अपना परिवार, बच्चे, अपने मम्मी पापा, वाइफ, इसी के साथ में घर गृहस्थी चल रही होगी, उसकी पता नहीं किस्तें वगैरह क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, और भी 70 प्रॉब्लम होगी, उन सबको मैनेज कर कर साथ में लेकर चलना है। अगर अभी आप लोग अपने घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर दोगे, अभी समस्या के सामने अपने घुटने टेक दोगे, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हमेशा अपनी जो समस्याएं हैं उनको अपने घुटनों के नीचे रखो, ना कि आप लोगों को घुटनों पर आ जाना है समस्या के आते ही। समझ गए? तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि यहाँ तक आया तो यार आगे भी चलेंगे। ये जिस दिन आप लोगों के अंदर में टेंडेंसी आ गई, फिर देखना जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। तो हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। और जय हिंद दोस्तों, आज का डिस्कशन काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं, बस जय हिंद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। काफ़ी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा, बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी कुछ आप लोगों को आज के डिस्कशन में जानने को मिलेगा। आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, पहचानो कौन कौन है कि जो नहीं पहचानता है? अगर आप लोग देखो, जिसको लगता है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है, मतलब आप लोग खुद देखो उठाकर 1 मिनट के लिए, परिवार में मतलब इतना लंबा किसी पॉलिटिकल पार्टी का करियर नहीं है देश के अंदर में जितना इनकी पॉलिटिकल पार्टी का करियर है। इसी के साथ में घर में अगर देखें, हर एक इंसान जो है हाईएस्ट पोस्ट पर रह चुका है कोई ना कोई, उस इंसान को स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में एक पोजीशन लेने के लिए। तो यहाँ पर भी स्ट्रगल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि आसानी से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है अगर ढंग की चीज़ आप लोगों को ज़िंदगी में चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन है, अभी क्यों न्यूज़ में है, आगे जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो सारी बातें आप लोगों को पता चलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ तो 3 इडियट मूवी देखी आप लोगों ने, उसमें एक डायलॉग है स्टार्टिंग में कि कितने सारे जो स्पम से एक तरीके से लड़ना पड़ता है इस ज़िंदगी में आने के लिए, तो स्ट्रगल तो उसी दिन स्टार्ट हो जाता है यार इंसान की ज़िंदगी में। तो स्ट्रगल से तो कभी लड़ना, जिस दिन से स्ट्रगल से आप लोगों ने डरना स्टार्ट कर दिया ना, ये समझो आप लोगों ने अपने आप को मार लिया है। ज़िंदगी में जो समस्या आ रही है उससे जिस दिन भागना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों का अस्तित्व खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा ज़िंदगी में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो रुको, थोड़ा सा ठहरो, सोचो उसके बारे में कि सोल्यूशन क्या निकल सकता है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो और किसी न किसी तरीके से अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखो कि हाँ कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में अपने आप को उस नेचर में रखो। ठीक है, तो 25 मार्च है
ये आज इंपॉर्टेंट जो डे है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड। अनबोर्न चाइल्ड तो वैसे लिख दिया है यहाँ पर, वैसे इसके सामने अनबोर्न गर्ल चाइल्ड लिखना चाहिए था। नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि बचपन में ही अगर देखें यहाँ पर जो अबॉर्शन किया जाता है वो गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसी की वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। बताइए 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे देश के अंदर में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है अगर यहाँ पर बात करें, या फिर मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो क्या है अगर आप लोग बात करेंगे, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ये तो मैं आप लोगों से मतलब कब का पूछ रहा हूँ, अभी तो नया सेंसस आने वाला है, वो तो कम से कम पता ही होना चाहिए, उसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का रवैया है हमारी सोसाइटी में बच्चों को लेकर, खासकर फीमेल जो खासकर एक तरीके गर्ल चाइल्ड जो रहती है उसको लेकर। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और ये जो डे है ये अबॉर्शन को एक तरीके से अपोज करता है, क्योंकि जब जो फिटस होता है बचपन में ही, जब उसको बच्चे को पेट में ही मार दिया जाता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो तब अक्सर लोग जो है उसको चेक कराते हैं और देखते हैं कि लड़का है कि लड़की है, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं वो आप लोगों को पता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप लोग देखो आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाती हुई भी फीमेल ही नजर आती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको रिकग्निशन मिलती है समाज में, अगर लड़का पैदा होता है तो उनको इज्जत मिलती है, और वही लड़का आगे चलकर क्या करता है वो आप लोगों को पता है। उससे ज़्यादा तो एक तरीके से अगर आज के डेट में आप लोग कंडीशन समझोगे ना, मतलब ये आप लोग देखोगे ये चीज़, ये फील करना कभी आप लोग एक जैसे जिस तरीके से पैटर्न चलता है, एक लड़की का नेचर देखना अपने माँ बाप के लिए और एक लड़के का नेचर देखना आप लोगों को अपने माँ बाप के लिए, वो बड़ा ही डिफरेंट रहता है। और इसमें ये नहीं कि लड़के की गलती है, लड़का जिस तरीके से लड़की उसकी ज़िंदगी में एंट्री करती है उसकी वाइफ बनकर, उसका नेचर डिफरेंट रहता है। लड़की अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती, लड़के का नेचर चेंज हो जाता है। कई बार ऐसी लड़की होती हैं जिनको सास पसंद नहीं, अपने माँ बाप खूब पसंद है। कई बार ऐसे एक तरीके से सास ससुर होते हैं उनको अपनी लड़की खूब पसंद है पर बहू पसंद नहीं आ रही है। तो हर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना समाज सोसाइटी, ये जो है उसे बड़ी एक तरीके से अनकंफर्टेबिलिटी देखने को मिलती है कई बार मुझे, कि किस तरीके के नेचर में हम लोग रहते हैं। तो ये अक्सर आप लोगों ने चीज़ें फील की होगी। तो ज़रूरी है कि ये ताना बाना चेंज करना। एजुकेशन मानते हैं कि सही रोल प्ले करता है, पर लेकिन मुझे लगता है इस मुद्दे पर आकर यार एजुकेशन फेल हो जाता है, क्योंकि अक्सर लड़का चाह करने वाले जब यहाँ पर एक एनालिसिस निकल कर आता है तो पढ़े लिखे लोग उसमें आप लोगों को रेस में आगे मिलेंगे कि ज़िंदगी में उनको लड़का चाहिए, क्योंकि उनका परिवार, उनका कुल आगे चलना है। डायनासोर की प्रजाति खत्म हो जाएगी अगर उनके घर में लड़का नहीं हुआ तो, ठीक है, तो इसलिए उनको लड़का ही चाहिए। तो ये कंडीशन है। चलिए जो भी है अच्छा नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो रही है, तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ओके, आप लोग ही क्या राय इसको लेकर आप लोग अपनी राय बता सकते हो। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो कि दिल खुश कर देती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यार अब तक जो मेहनत की थी ना वो मेहनत बिल्कुल वसूल हो गई। आप लोगों को मान लीजिए कोई एक मिठाई के बारे में कहीं आप लोगों ने सुना, बहुत ही टेस्टी मिठाई है, बहुत ही शानदार मिठाई है, वो मिठाई आप लोग ढूंढने के लिए मार्केट में निकल गई और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में, पूरे दिन घूमने के बाद में एक हलवाई की दुकान पर वो मिठाई मिलती है, और उस मिठाई का एक पीस खाते ही आप लोगों का मतलब दिमाग जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब मुंह में पानी एक तरीके से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वाह क्या मिठाई है यार। जो भी सबसे टेस्टी मिठाई आप लोगों को लगती है उसके बारे में सोचो, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होगा उस मिठाई के साथ में जो पहली बार आप लोगों ने खाई है। मतलब लगेगा कि यार बस यही तो चाहिए थी। तो वैसी ही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है जब इंसान मेहनत करता है ना, उसका रिजल्ट आता है, सिलेक्शन का रिजल्ट आता है, तभी भी ऐसी फीलिंग होती है। यहाँ पर मेरी भी कुछ ऐसी फीलिंग थी जब मैं आप लोगों की फीडबैक पढ़ता हूँ, और यहाँ पर उन बच्चों की भी ऐसी फीलिंग है जो पहली बार यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट हुए हैं। अभी यहाँ पर एक SLV फैमिली मेम्बर है, उन्होंने फीडबैक दिया, बड़ा ही डिफरेंट सा फीडबैक है, दिल खुश हो गया सुनने के बाद में कि सर पहली बार किसी ऐसे कोर्स के साथ में कनेक्ट हुई हूँ जिसमें यहाँ पर इनके द्वारा जो एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि मैथ्स वाले जो टीचर हैं वो बिल्कुल आपके भाई लगते हैं, बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी वाले सर जो हैं वो बिल्कुल यूपी वाले स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ सारी चीज़ों को बिल्कुल आसान बना दे रहे हैं, एक एक चीज़ समझ में आ रही है। और साइंस वाली मैम की तो बेसिकली कहनी ही क्या है, तो बोला कि पहली बार कोई सब्सक्रिप्शन लिया और अंदर से फील हो रहा है कि पहली बार कुछ सही काम किया है। मतलब जब मैंने ये चीज़ें पहली बार स्टार्ट की थी ना, मुझे बस इसी चीज़ की टेंशन थी। मैंने कहा यार कोई इंसान जो है अपना टाइम और अपने पैसे खर्च कर कर ये ना बोल दे कि यार गलत जगह फंस गया। वो वाली एक तरीके से कहीं ना वो वाली जो चीज़ थी वो मुझे अंदर से चुभती थी कई बार। तो लेकिन जब फीडबैक आने स्टार्ट हुए ना, मतलब अपने ऊपर भी थोड़ा सा गर्व हुआ। मैंने कहा यार मतलब निकाल के ले गए गड्डी, वरना ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा ऐप स्टार्ट किया, इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट की, ऐप के साथ में हम लोगों ने जो बेसिकली वेबसाइट स्टार्ट की, कई दिनों की जो है नींदें हराम हो गई थी।
और उस टाइम पर ये लग रहा था कि अगर जो चीज़ के लिए इतनी मेहनत की गई है कि इतनी जो पर्टिकुलर रेंज के अंदर में जो इतना कोर्स निकाल के लेकर आया गया है, और वो भी आप लोग क्लासेस देखोगे कई सारे बच्चे ना कंपेयर कर रहे हैं अब, जैसे कहीं और उन्होंने जैसे क्लासेस लिए कि सर यहाँ पर तो क्लासेस जो है मतलब अभी मैथ्स की क्लास चल रही हैं, तो किसी ने ऐसा किया कि 30-40 क्लास लेकर कंप्लीट करा दिया, किसी ने ऐसा कर दिया। तो देखो यार वो अपने हिसाब से करा रहे हैं, उसको कंपेयर मत करो। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। कई सारे बच्चे इसके बारे में बोल रहे थे कि सर ये क्या सिस्टम है। सिस्टम में आप लोगों को बताता हूँ। जितने भी टीचर यहाँ पर जब पढ़ाने आए तो उनको बोला, उन्होंने पूछा कि सर सिलेबस क्या है, कौन सा पार्ट हम लोग को कवर करना है। मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट बस आप लोगों को कवर नहीं करना है, वो पूरा सब्जेक्ट कवर करना है आप लोगों को। यानी कि ऐसा नहीं कि मुझे बस 2 महीने में ये कोर्स कंप्लीट करना है। अगर कोई मैथ्स पढ़ने आ गया, रीजनिंग पढ़ने आ गया, इंग्लिश पढ़ने आ गया, साइंस पढ़ने आ गया, तो ऐसा नहीं कि बस वो एपीएफसी के लिए पढ़ के जाएगा। उसका सब्जेक्ट वो ऐसा हो जाना चाहिए कि वो कोई और एग्जाम भी जाकर दे तो वो एग्जाम भी उसका क्लियर हो। तो ये बात मैंने सारे टीचर्स को बोली है। और किसी भी टीचर को मैंने ये नहीं बोला कि इतने टाइम में आपको बस ये काम कंप्लीट करना है। मैंने बोला जितना भी टाइम आपको लगता है उतना टाइम लो और अपना सिलेबस सिस्टमेटिक वे में कवर करो, ताकि वो सब्जेक्ट ऐसा हो जाए कि वो किसी भी एग्जाम में जाकर बैठे तो उसको दिक्कत ना हो। इसीलिए अभी कई सारे ऐसे फीडबैक आ रहे हैं जो दिल खुश कर दे रहे हैं। मतलब कई सारे बच्चे ना दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर उसमें बहुत फायदा हो गया। तो ये क्या है, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज पढ़ा रहा हूँ, तो ये नहीं है यहाँ पर कि बस एग्जाम आप लोगों का बस यही क्लियर होगा। अब पॉलिटी इस तरीके से पढ़ाई जा रही है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आप लोग जाकर देखोगे तो मजा आएगा। तो ये सी सेट वाला जो पोर्शन होगा, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो वो वाली चीज़ है, मतलब मेहनत जो की जा रही है ना वो मतलब रिजल्ट दे रही है। जब आप लोगों का फीडबैक आता है ना, दिल खुश होता है। तो रियलिटी में बता रहा हूँ यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके का फीडबैक मिलेगा। मैंने कहा पहली बार हो रहा है, पता नहीं यार किस तरीके से टीचर मिलेंगे, कैसी चीज़ें होंगी। पर जैसे टीचर मिले ना, वो कहते हैं ना कि तुम चलो बस आगे, जब तुम कुछ अच्छा करने जाते हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तसल्ली में मतलब एक तरीके से थोड़ा सा मेहनत करी, जगह कितना तरीके से तसल्ली में काम किया, पर लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है ना वो वास्तव में सुकून दे रहा है। तो सारे टीचर्स को थैंक्स, और आप लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उसके लिए भी थैंक्स लॉट डियर। जिस तरीके से आप लोग फीडबैक दे रहे हो, डेली फीडबैक मैं जानबूझ के शेयर नहीं करता। लोग कहते हैं कि प्रचार करने लगे हो फलाना ढिमकाना, पर लेकिन यार बीड़ी सिगरेट गुटखे थोड़ी ना बेच रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ प्रचार कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दे रहा हूँ कि नशीली दवा जिसमें दुनिया भर के प्रचार करते हैं, इतने सारे पैसे लगते हैं। आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जो जिंदगी में आप लोग अगर कनेक्ट भी हो गए इसके साथ में, तो जिंदगी में कभी ऐसा फील नहीं होगा कि गलत जगह आकर यार चीज़ें कनेक्ट हो गई। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा ये इन्वेस्टमेंट कहीं पर गलत कर दिया। तो उसके लिए तो कम से कम ऐसे शब्द मत बोला करो जहाँ पर इतने टीचर इतना मेहनत कर रहे हो भी इतनी तसल्ली में, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को इतने एक ऐसे प्राइस में प्रोवाइड कराई जा रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। उसके लिए तो यार ऐसे शब्द मत बोलो कि प्रचार कर रहे हो। प्रचार उस चीज़ के लिए बोला जाता है कि जहाँ पर कुछ आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें देने के लिए कोशिश की जा रही है जहाँ से आप लोग की हेल्थ खराब हो, आप लोग कुछ बेकार हो, जिंदगी बन जाएगी। एक बार ऑफिसर बन जाओगे दोस्त, पूरी जिंदगी याद रखोगे कि अगर एक बार ऑफिसर बन जाओगे। तो उसके लिए ऐसे शब्द मत यूज़ करो, अंदर से दर्द होता है, बहुत मेहनत लगती है यार चीज़ों के पीछे। वही नहीं कि जो मूवी आप लोगों को दिखती है सामने वो बस 1 घंटे की रहती है, पर पीछे जाओगे ना उसके पीछे पता चलेगा कि कितने घंटों की मेहनत होती है। तो किसी के काम को अप्रिशिएट करना सीखो, उससे आप लोगों को भी अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है, आगे निकल जाया करते हैं यार। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, हर चीज़ पर रिएक्शन देना थोड़ी ना जरूरी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखा करो, ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसको पता लगता है कि फिर यार नींद खराब हो रखी है चीज़ों को लेकर और सामने वाला इस तरीके से रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है और टेलीग्राम पर भी मिल जाती है, और आप लोगों की जो मंथली वीडियो है वो भी आप लोगों की अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि यार देखो चीज़ें जब स्टार्ट हुई थी ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होच पोच हो गई थी, मतलब मैनेज करना मुझे टफ लग रहा था बहुत ज़्यादा, पर अब चीज़ें मैनेज हो रही हैं आराम आराम से। अब आप लोग की जो आप लोग की MCQ की वीडियो आ रही थी वो भी स्टार्ट हो रही है, और इसी के साथ में मंथली जो वीडियो है वो कंप्लीट करूँगा, टेंशन मत लेना। फरवरी की भी और मार्च की भी और ईयरली भी आएगी जो मैंने बोला है। तो वो सारी देखो जो जिंदगी में बोला है ना आज तक, ये तो आप लोगों ने फील किया होगा वो किया है, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, बस ट्रस्ट रखो थोड़ा सा, और थोड़ा सा टाइम दो, सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ऐप नहीं है तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। तो फीडबैक देने के लिए अगेन थैंक्स लॉट डियर, और इसी तरीके से एंजॉय करते रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों ज़िंदगी में जहां आज की डेट में हो, अगर वहीं पर ही आप लोग रहना चाहते हो तो प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको ऐसे ही चलने दो। पर लेकिन अगर वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आप लोगों को कुछ बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमारे देश में बात की जा रही है कि इंडिया जो है टॉप एविएशन मार्केट बन सकता है ग्लोबली एक दशक के अंदर अंदर में, यानी कि चाइना और यूएसए जैसे देश को पीछे छोड़कर हम लोग दुनिया में टॉप पोजीशन पर आ सकते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई, अपने ही आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पर लेकिन जैसा माहौल बन रहा है उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट भी बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
इसके चलते अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है गवर्नेंस के बारे में। हमारे देश के अंदर में किस तरीके से गवर्नेंस को हम लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे सही तरीके से तो जीएस पेपर 2 के अंदर में तो कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। यानी कि फिलहाल यूएसए और चाइना जो है वो टॉप पर है, पर लेकिन राजीव बंसल जो सिविल एविएशन सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं कि दोनों को भाई साहब लतिया के भगाएंगे और हम लोग टॉप पर आएंगे। यानी कि इस मार्केट के अंदर में सबसे बड़ी बादशाह हम कहलाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि टाटा ने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने कदम जो है वो फेरने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कितने शानदार तरीके से उन्होंने एंट्री की है मार्केट के अंदर में, कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर किया है। उसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें देखने को मिल रही है। देश के अंदर में एक स्कीम लाई गई जिसको बोला गया उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि आम नागरिक यानी कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान जो है वो हवाई जहाज में बैठेगा। तो ये एक तरीके से यहाँ पर उसके पीछे थीम रखी गई थी। तो अपने ही आप में बहुत बड़ी बात थी यार वो, कि इस लेवल पर जाकर सोचना कि हाँ एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे। ट्रेन भी अगर ढंग से एसी वाली में इंसान बैठ जाता है ना तो लगता है कि वाह क्या जिंदगी जी ली, और हवाई जहाज में बैठाने का ख्वाब देखना उनको, तो ये एक बड़ा टारगेट है जिंदगी का। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है अगर बात करें सिविल एविएशन वाली। फिलहाल हम लोग 7वें नंबर पर है दुनिया में जब आप लोग काउंट करोगे। नेक्स्ट आने वाले टाइम में जल्दी हम लोग ये बेसिकली 3rd नंबर पर पहुंचेंगे, और एक्सपेक्ट की जा रही है कि चाइना और यूएसए को भी पीछे छोड़ते हुए हम लोग नजर आएंगे जल्दी ही। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये मार्केट बढ़ रही है आज की डेट में, क्योंकि लोगों ने टाइम से अभी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों पर एक्सपेक्टेशन मतलब टाइम पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है एज कम्पेयर टू मनी। एक टाइम पर ऐसा था लोग मनी पर ज़्यादा फोकस करते थे, पर जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है तो लोग टाइम पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक जो है उसके अंदर में बात करें 16 करोड़ 2023 में यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है, और बात की जा रही है कि यहाँ पर 29-30 तक ये 35 करोड़ हो जाएगा, मतलब डबल। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि आने वाले और कुछ सालों में ये 35 करोड़ लोग जो हैं वो हवाई जहाज से यात्रा करते हुए नजर आएंगे। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। एयरपोर्ट के बारे में अगर बात करें डोमेस्टिक तो 166.8 मिलियन ये ईयर ऑन ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 58 लगभग परसेंट का ये इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। ये इससे आप लोग समझिए, तो मतलब डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ही लार्ज स्केल पर लोग जो हैं वो आज के डेट में फ्लाइट यूज कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर है, जो कि आज की डेट में लोग जो हैं यात्रा कर रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं। एक तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, उसकी वजह से प्राइस जो पहले इतने ज़्यादा हुआ करते थे आज की डेट में लगभग कई जगह तो ट्रेन के प्राइस के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जितना ट्रेन का फेयर रहता है कई जगह। तो एफडीआई जो है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया यहाँ पर, जिसमें जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस और इसी के साथ में मेंटेनेंस रिपेयर ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पर इसके अंदर में आप लोगों को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर में डाला गया ताकि अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट आ सके। तो एक जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होता है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। तो ये अपने ही आप में काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो कभी ना कभी हवाई जहाज में यात्रा की है? बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आज भी नहीं की होगी, और इवन पासपोर्ट पूछा जाए तो बहुतों के पास में पासपोर्ट भी नहीं होगा। पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, हर एक के पास में पासपोर्ट होगा कहीं ना कहीं। आप लोग देखते हैं इवन हर एक कहीं ना कोई किसी न किसी रीजन से कहीं ना कहीं विजिट करता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है कि इतना इसको ईजिली अफोर्डेबल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो कई बार यहाँ पर फ्लाइट डिले होती हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो सिस्टमेटिक वे में आप लोग खाने की बात की जा रही है, एंटरटेनमेंट की बात की जा रही है, वो चीज़ देखने को मिलती है, उसमें भी अप टू द मार्क नहीं होती है। पुअर कई बार यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलता है, एक गंदगी भी कई बार निकल कर आती है। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, पर लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी देखने को मिलती हैं। सुना है ना कि 5 उंगली जो है वो एक बराबर नहीं होती है, टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलती है। पर लेकिन फिर भी अगर चीज़ों को सही लेकर चला जा रहा है, उसमें इंप्रूव किया जा रहा है पर ईयर ऑन ईयर, तो चीज़ें आप लोग को सही चलती हुई भी यहाँ पर नजर आएंगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में ना डेली अगर एक चीज़ इंप्रूव करने स्टार्ट कर देंगे ना, तो सोचो 365 दिन में आप लोग 365 चीज़ें अपने अंदर इंप्रूव कर लोगे, तो एक इंसान से आप लोग एक सुपर इंसान यानी कि एक ह्यूमन से एक आप लोग नहीं एक पुरुष से महापुरुष आप लोग बनते हुए नजर आओगे। ये पर लेकिन आप लोग को वो जो डेली अपनी लाइफ में एक चीज़ को इंक्रीज करने का इंक्लूड करने का जो जज्बा है वो नहीं छोड़ना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है ये हेली सेवा पोर्टल, हेली दिशा, हेलीकॉप्टर एक्सेलेटर सेल। देश के बारे में बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक कृषि उड़ान किसानों तक कनेक्ट कर दे। भाई साहब अपने प्रोडक्ट को आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं, इवन विदेशों में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके चलते नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी लेकर आई गई, उड़ान स्कीम लेकर आई गई। तो ये समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से शानदार चीज़ों को लेकर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसी की वजह से यहाँ पर ये रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है।
लेकिन मैंने बोला था चैलेंज है। एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, कि अच्छा ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, पर लेकिन उसको बैक एंड पे सॉल्यूशन निकालना, जैसे कई बार जैसे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हो अगर ऐप के ऊपर में, तो कई बार वहाँ पर क्या आता है, उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम दिखाता है कि हाँ इसको जो है अवेलेबल नहीं है। आप लोग उसको रिफ्रेश कर लिया करो या थोड़ी देर बाद आप लोग ट्राई किया करो तो वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बैंडविड्थ जितनी थी ना, मैंने जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर कनेक्ट हो गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार उसकी वजह से दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी चीज़ें और बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, तो सारी चीज़ें पैटर्न में आप लोगों को आती हुई नजर आएंगी, ठीक है। हाई ऑपरेशन कॉस्ट, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना जो चीज़ें प्राइस रखी गई हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पर पड़ जा रही है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है। तो ऑपरेशन कॉस्ट जब हाई आने लगती है तो दिक्कतें बढ़ने लगती है। इसलिए मैंने बोला है कि अभी जो है आप लोगों का आने वाले टाइम में उसको वहाँ पर एडमिशन बंद करूँगा, क्योंकि वरना मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ जाएगा और मैं उसके बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। तो कि हाँ उसका कोर्स का प्राइस बढ़ाया जाए, तो क्योंकि जितना अफोर्ड कर पाता हूँ बेसिकली उतनी ही वहाँ पर चीज़ें रहेंगी, वरना उससे बाद में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि पीछे जो बैक एंड में जो चीज़ों को मेंटेन करने का जो कॉस्ट होता है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पॉकेट से मनी लगने लगे तो फिर किसान का वही बात है, अगर किसान जो खेतों में फसल उगा रहा है और उस फसल में से अगर किसान को ही फिर से उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है पूरा टाइम देने के बाद में, तो किसान जो है वो कुछ दिनों बाद आत्महत्या कर लेगा। यही कंडीशन देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट लगा रहा है उसकी कॉस्ट तो कम से कम वहाँ से निकलनी चाहिए। तो वो दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है हर एक लेवल पर। यहाँ पर सिविल एविएशन की बात करो, वहाँ पर किसानों की बात करो, इवन यहाँ पर अपना आप लोगों को उदाहरण देकर बता रहा हूँ, जो आप लोगों की जो एक तरीके से ऐप है और वेबसाइट है उसकी भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग जिंदगी में जब कुछ स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी टेंशन देकर जाती हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों की सारी चीज़ें जो हैं टाइम पर अवेलेबल रहें। सारी चीज़ें कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ जो मैसेज आते हैं उनके रिप्लाई जो हैं वो लेट हो पाते हैं। रीज़न क्या है? रीजन है कि स्टाफ और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टाफ बढ़ाना है तो उनकी सबकी सैलरी भी देनी पड़ेगी सबकी, तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो कई बार बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं कि इंसान जो है एक एक इंसान बहुत सारे काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम करनी पड़ती है वहां पर, ताकि उसका प्राइस जो है वो मेंटेन रखा जा सके। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार। तो ये एक जगह नहीं है, हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब बड़ा कोई सिस्टम तैयार किया जाता है ना, बड़ा सिस्टम स्टार्ट किया जाता है, हर एक सिस्टम में आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर भी ये चैलेंज है इवन। और ये मैं क्यों आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जब आंसर राइटिंग करें तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएं कि सर ने ये चीजें पढ़ाई थी। इवन ऐप का भी आप लोगों को उदाहरण देकर तो भूलोगे नहीं, तुरंत आप लोगों को याद आएगा कि चैलेंज क्या क्या है यहाँ पर। और ये चैलेंज सबके लिए है, ये इतने कॉमन से चैलेंज है कि हर एक फील्ड में आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसको आप लोग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की। 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों से जो एग्जाम हो रहे थे उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन था वनडे टाइप के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन साइन किया गया था 7 दिसंबर 1944 में शिकागो के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए एक तरीके से एयर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के, वो ये डिसाइड करते हैं। 193 मेंबर हैं, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे डेवलप करना है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर काम करता हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नजर आता है। तो जरूरी है सिस्टमेटिक वे में अगर चीज़ें लेकर चलनी है तो कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उसको देखने के लिए, ताकि उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाल सके। तो अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन, और देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आप लोगों को चैलेंज रहते हैं ना, इनको ही आप लोग जब वे फॉरवर्ड में जाते हो तो आप लोग इनको वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि इनको प्रॉब्लम है, ये इनका सोल्यूशन निकाल दो। तो ये आप लोग का एक तरीके से सोल्यूशन हो जाता है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड भी है बच्चे का जब एग्जामिनर चेक करता है। और ये स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है, अटेम्प्ट करो, इससे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है इसको। बात की जा रही है कि यहां पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसी के साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये जो कन्वेंशन था साइन किया गया था 7 दिसंबर 1944 शिकागो के अंदर में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर में है। और जो ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। देखिए चीज़ें ना आप लोग समझ नहीं पाओगे कई बार, ये छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे चीज़ें इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कई बार, ठीक है। इसीलिए इसका टेंशन मत लो। अभी इसके लिए एक प्रॉपर टीम तैयार की जा रही है
जो कि सारी चीज़ें, चाहे आप लोग ये पेपर हो, चाहे आप लोग वहाँ पर ऐप के ऊपर काम हो, चाहे आप लोग ये हिंदी की PDF हो, चाहे आप लोग की मंथली जो PDF आ रही है उसको देखो आप लोग यहाँ पर, तो सारी चीज़ें आप लोगों को हिंदी में भी मिलनी स्टार्ट होंगी पैरेलल वे में। उसके लिए भी एक प्रॉपर टीम रहेगी जो कि इंग्लिश से हिंदी में उसको कन्वर्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो यार, चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, आराम आराम से सारी चीज़ें आप लोगों को दिखने भी स्टार्ट होंगी, बस थोड़ा सा तसल्ली रखो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, सही आंसर आप लोग बताइए। देखता हूँ कौन सी आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया जो है ओवरटेक कर देगा यूएसए और यहाँ पर बेसिकली चाइना को आने वाले टाइम में थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट इन नेक्स्ट 10 ईयर। ये बात बोली गई इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है 100%। और यहाँ पर मेंटेनेंस और रिपेयर वाले सिस्टम में भी आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन फील्ड के बारे में बात करें तो उसमें भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब समझते हो, पर्टिकुलर जमीन लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को स्टार्ट करना और सारी चीज़ें वहाँ पर बनाना, तो ये होता है ग्रीन फील्ड काम करना। और कहीं ऑलरेडी पट्टी बनी हुई है वहाँ पर जाकर चीज़ें स्टार्ट कर देना, वो होता है ऑलरेडी है कुछ वहाँ से स्टार्ट कर देना। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव, आप लोग के हिसाब से सही आंसर क्या है ये आप लोग बताना है। क्योंकि जब ध्यान से पढ़ेंगे जहां भी शब्द ओनली आ जाता है तो वहां सतर्क हो जाया करो थोड़े से, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझा करो। तो यहां पर क्या बोला गया कि ओनली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए है, जबकि आप लोगों को मैंने बताया था कि बोथ ग्रीन एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर नहीं है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया, यानी कि ओनली 3 स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट देखने को मिल रही है। और टॉपिक यार इतना इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2014 में यूपीएससी के द्वारा। तो ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर। इवन 2017 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में जो डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट इन इंडिया थ्रू द जॉइंट वेंचर पब्लिक और प्राइवेट मॉडल से। तो यहाँ से मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा सकता है, मेंस के अंदर भी पूछा सकता है, डायरेक्ट आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को वनडे टाइप एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर रहेगा तो अच्छे से आप लोग आंसर दे पाओगे। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी लेक्चर लगता है लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है कि हाँ ऐसा लेक्चर लग रहा है, ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आज की डेट में इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि शायद ही कोई आर्टिकल इतना लार्ज स्केल पर देश के अंदर में ट्रेंड कर रहा होगा कि राहुल गांधी साहब को जो है अभी 2 साल की यहाँ पर जेल की सज़ा सुनाई जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। तो यहाँ पर ये आखिर इनको सज़ा क्यों सुनाई जा रही है, अभी हम लोग यहाँ पर 2023 में बैठे हुए हैं, पर लेकिन ये जो केस है ये 2019 के इलेक्शन के टाइम का है। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी, एक स्पीच दी गई थी, उसमें इनके द्वारा बोला गया था कि जो मोदी सरनेम के आदमी हैं वो अक्सर ऐसे चोर क्यों देखने को मिलते हैं देश के अंदर में, यानी कि मोदी जिसके नाम के सामने लगा होता है, जैसे नीरव मोदी हो गया, ठीक है, कई सारे ऐसे मोदी नाम के इनके द्वारा नाम गिनवाए गए थे कि यहाँ पर ये चोर हैं। और भी आप लोग देखोगे तो कोई और भी यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा। तो इसके चलते मोदी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बस कुछ ही नाम लोगों का नाम मोदी है, बहुतों के लोगों के नाम के आगे आप लोगों को मोदी दिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पर इससे एक तरीके से ना ऑफेंड हो गए और उन्होंने इनके खिलाफ केस डाला। तो उस केस की सुनवाई अभी आई है, जिसके चलते 2019 का ये जो केस था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली रखा गया था। तो डिफेमेशन का केस यहाँ पर इनके ऊपर चलाया गया और उसके चलते सूरत कोर्ट के द्वारा इनको क्या किया गया, अभी यहाँ पर 2 साल की सजा की बात सुनाई जा रही है। इसमें जो सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है याद रखिएगा, तो सेक्शन है 499 इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन है 499 उसका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। ये एक तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ में जो सेक्शन 500 है वो यहाँ पर बात करता है कि एक तरीके से 2 साल तक का आप लोग यहाँ पर फाइन या फिर बिना फाइन के यहाँ पर आप लोग उसके ऊपर चार्ज लगा सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो क्या है कि आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान के अंदर में वो आप लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आर्टिकल 19 का 1 का ए। पर लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 19 के जब 2 में आप लोग जाओगे वो आप लोगों को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। तो यहाँ से जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है उसमें से आप लोगों के दोनों सेक्शन जो है यहाँ पर वो आप लोगों यहाँ पर फुलफिल करते हुए नजर आते हैं कि कैसे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर कोई अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो यानी कि फंडामेंटल राइट का भी यहाँ पर मुद्दा आ गया। और इसी में से ये जो सेक्शन है जो इंडियन पीनल कोड के वो काम करते हुए नजर आते हैं। वैसे आप लोगों की लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, आप लोग फ्री स्पीच आप लोग जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, पर लेकिन एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर रह करिए। ऐसा नहीं कि किसी को गाली देना भी आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में आएगा।
वो सामने वाले को डिफेम कर रहा है, तो एक लिमिट में रहकर कुछ ऐसे शब्दों को लेकर ही आप लोग बेसिकली किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हो। तो डिफेमेशन होता क्या है? बेसिकली डिफेमेशन होता है किसी के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट लगाना, यानी कि पूरी जो मोदी कम्युनिटी है उसके ऊपर इन्होंने एक तरीके से इंपैक्ट डाला। कल को चलकर सोचो इस सरनेम के आदमी को लोग जो है किस नजरिए से देखेंगे, ठीक है। उसके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड अगर वो कम्युनिटी है तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़े। तो डिफेमेशन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, बिजनेस को, रिलीजन, नेशन को टारगेट कर कुछ ऐसा काम किया जाए कि यहां पर कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिले जिससे कि उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ यहां पर नजर आए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके जब केसेस आते हैं, यहां पर जब रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती है तो बहुत सिविल रॉन्ग हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस भी यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन दो कैटेगरी में आता है। तो यहां पर दोनों को मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। जब किसी पर्सन को ये लगे कि सामने वाले ने मेरी जो है बेसिकली एक तरीके से ऐसी इंसल्ट की है जिसकी वजह से मुझे मतलब मॉनेटरी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। जैसे फ्लाइंग बिस्ट वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे वहां पर उस टाइम पर कई सारे की बेटी का कान जो है वो छिदा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, वो सब चीजें जो बातें सामने निकल कर आई थी। तो वहां पर केस चला था, तो उस टाइम पर आप लोग वहां पर चीज समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर सामने वाला बोल दे कि मेरी जो एक तरीके से ब्रांड वैल्यू को इन्होंने नुकसान पहुंचा है और मुझे जो है 50 लाख रुपए चाहिए, अब तक मेरा इतना नुकसान हो चुका है, तो वो जेल में ना पहुंचाए किसी को, बस मॉनेटरी कंपनसेशन उनको मिल जाए, तो ये सिविल डिफेमेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि इतना मेरे ब्रांड को नुकसान पहुंचा है, मेरा ब्रांड खराब किया इन्होंने, तो बस मुझे इतना पैसा मिले, उसके बाद में ये अपने घर और हम अपने घर। क्रिमिनल डिफेमेशन की कैटेगरी में आप लोग क्या बात करते हैं? क्रिमिनल डिफेमेशन में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो सिविल और क्रिमिनल दो कैटेगरी में यहां पर डिफेमेशन मतलब मानहानि, यानी कि सामने वाले को एक तरीके से इंसल्ट कर दिए, उसके प्रोडक्ट का या फिर उसकी इमेज की इंसल्ट कर दिए, तो ये चीजें सही नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच सिटीजन को, पर लेकिन आर्टिकल 19 का जो 2 है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। और इसमें यहां पर अगर कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, डिफेमेशन करता है, कोई इंसाइटमेंट ऑफेंस रहता है कि किसी को भड़का दिया किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, तो ये कोई ऐसी हरकतें करता हुआ अगर कोई पाया जाता है तो फिर यहां पर ये पर्टिकुलर केस जो है वो पिक्चर में आ जाता है। तो जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर चलना, क्योंकि जितनी एक आप लोग बोल सकते हैं कि सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन हुई तो सिचुएशन जो है वो खराब होती हुई यहां पर नजर आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को यहां पर ये पहली बार देखने को मिल रहा है कोई ऐसी कंडीशन अगर हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है, अगर आप लोग बात करेंगे, जैसे यहां पर अभी रिसेंटली #MeToo कैंपेन चला था, तो उस टाइम पर भी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा MJ अकबर, जो कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर थी इनके अंडर में, तो यहां पर प्रिया रमनी, उनके द्वारा इनके ऊपर चार्ज लगाए गए कि उनके द्वारा सेक्सुअली असोल्ट किया गया। तो यहां पर इन्होंने बोला कि इसने मेरी इमेज खराब की है, तो उन्होंने यहां पर उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस लगाया था। आलोक नाथ वाला केस भी आप लोगों ने सुना होगा यहां पर, जो उनके ऊपर भी यहां पर कुछ ऐसा ही केस यहां पर देखने को मिला था। आलोक नाथ की जो वाइफ है उनके द्वारा एक सिविल सूट लेकर आया गया। एक पर्टिकुलर जो राइटर डायरेक्टर है जिनका नाम था, यहां पर क्या नाम था उनका नाम था विंता नंदा, ठीक है। तो ये भी काफी बड़ा केस निकल कर आया, जो रेप का एक्यूज्ड बता रही थी कि इन्होंने रेप यहां पर बेसिकली किया है। तो ये कहने का मतलब यहां पर ये कि ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इवन प्रोमिनेंट केस में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, आप लोग देखते हैं यहां पर भी केस आप लोगों के सामने है, ये कपिल से ये आप लोगों को जो केस देखने को मिलेगा यहां पर, तो कई सारे केस हैं यहां पर। 2016 का केस है, 2015 का केस है, 2014 का केस है, 2014 का केस है और 2014 का केस है। ये अलग अलग केस है यहां पर, ठीक है। तो जयललिता जी, नितिन गडकरी जी, यहां पर ये राष्ट्रीय जो RSS के ऊपर यहां पर आप लोगों को पता है राहुल साहब जो है कई बार कमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसा केस निकल कर आया और ये इस तरीके से कंडीशन सामने निकल कर सामने आई है। अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या ये डिस्क्वालीफाई होंगे या डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लॉ मेकर इज प्रिस्क्राइब इन द 3 सिचुएशन। तो इनके 3 कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आर्टिकल जो 102 है और आर्टिकल 191 है वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, मेंबर के बारे में बात करता है। आप लोगों को पता है ऑन द ग्राउंड अगर यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो यहाँ पर, ठीक है, कोई अनसाउंड माइंड आए, इंसॉल्वेंट आए, या फिर कोई एक तरीके से आप लोग दें नॉट ए वैलिड सिटीजन अगर देखा जाए यहाँ पर, उसकी कहीं पर और भी जाकर सिटीजनशिप ले ली, यहाँ पर भी है, यहाँ से छोड़ के चला गया, तो कुछ ऐसे केसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में, तो यहाँ से उस पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है।
इसी के साथ में सेकंड जो है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, तो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाओगे, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि अपनी पार्टी छोड़कर कहीं और जाकर मिल गए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसको लेकर भी कोई आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिससे अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है यहाँ पर 1951 का। इसके हिसाब से भी यहाँ पर अगर किसी के ऊपर चार्ज लगता है तो यहाँ पर उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी कि हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जो सांसद है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधायक हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने के 3 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर ये आर्टिकल हो गया, दूसरा यहाँ पर 10th शेड्यूल हो गया, और तीसरा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट हो गया। तो ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सही एक तरीके से सिस्टम रहना जरूरी है, क्योंकि अगर कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाएंगे तो ये एक तरीके से जंगल राज बन जाएगा, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी सही रहनी है तो ऐसी रहनी चाहिए ताकि कानून बनाने वाला जो है उसकी रेस्पेक्ट करे, तो वो समझ सकते हैं। इवन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहाँ पर आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो बात की जा रही है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाषण जो भी आप लोग देते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर क्या आप लोग समझते हैं। इसी के बारे में जो हेट स्पीच है उसके बारे में पूछा गया। जो मूवीज हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा हो कई बार सोसाइटी में, नहीं जैसे पद्मावत मूवी आई थी और भी कई सारी मूवी आती हैं, उसको लेकर दंगे फसाद हो जाते हैं। तो क्या लिमिटेशन है और किस तरीके से वो काम करती हैं, ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग चीजें समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं आप लोगों के। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है जैसे इंडियन पीनल कोड का सेक्शन, देखो कोई भी टॉपिक पढ़ लो पर लेकिन जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक वो चीजें याद नहीं रहेगी। अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जानने के लिए पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, जानकर निकल जाओ, पर एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 49 अगर 499 यानी कि 499 के बारे में बात करें तो इंडियन पीनल कोड के बारे में तो याद रखिएगा, डिफेमेशन के बारे में बात की जा रही है। कोई बोलकर, कोई किसी चीज को पढ़कर इस तरीके से विजिबल रिप्रेजेंटेशन साइन के थ्रू दिखाए, तो ये बात की जा रही है। सेक्शन जो 500 के बारे में बात करें तो ये बात की जा रही है कि इंप्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, ठीक है, विदाउट फाइन, ये बात की जा रही है यहाँ पर। इसी के साथ में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से कि विद और विदाउट फाइन और समवन हेल्ड गिल्टी क्रिमिनल डिफेमेशन, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये बताना है। 1, 2, बोथ, नन, ये एक सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से, आप लोग ये बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है डिफेमेशन के बारे में। डिफेमेशन को डिफाइन किया गया कि डिफेमेशन जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि रेपुटेशन खराब करती है अलग अलग सिस्टम पे, प्रोडक्ट, बिजनेस, किसी ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन, नेशन की। सिविल डिफेमेशन जो है उसके अंदर में आप लोग बेसिकली जब यहां पर जाते हैं तो हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में डैमेज आप लोग मांग सकते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, इनके पैसा चाहिए हम लोग को, इसने हमारी इमेज खराब करी है। क्रिमिनल डिफेमेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिफेमेशन के साथ में आप लोग यहां पर जेल भी और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पहले में आंसर क्या है, पहले में आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर इसका आंसर आप लोगों के सामने है। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया, इसको मैं सही कर दूंगा। यहां पर आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्टिकल भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी इन्वॉल्व हो गई यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। डिफेंस के बारे में अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूके और इंडिया की एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज आप लोगों के सामने है जिसका नाम है कोनकन, तो ये आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक्सरसाइज कोनकन 2023, तो एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है यहाँ पर, जो कि ज्वाइंट एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ द ब्रिटेन के बीच में। कोनकन जो है यहाँ पर बेसिकली कोस्टाइन अरेबियन सी वहाँ पर नजर आएगी। ये एक्सरसाइज आज की नहीं है यार, 2004 से यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी, और दोनों कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हुई यहाँ पर ये नजर आती है। ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं इंटर ऑपरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर शादी करने से पहले दोनों की बात करा दो, वो वाली बातें हैं। INS त्रिशूल, इसी के साथ में HMS जो यहाँ पर लैंकेस्टर, नेक्स्ट यहाँ पर टाइप 23 गाइडेड मिसाइल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, दोनों की तरफ से जो पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं, तो मैरीटाइम ऑपरेशन जैसे चलाए जाते हैं, एयर, सरफेस या सरफेस टू सरफेस ऑपरेशन इंक्लूडेड, कई सारे आप लोग यहाँ पर ऑपरेशन देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर चलाए जाते हैं, और भी एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कोनकन शक्ति 2021,
एक्सरसाइज इंद्रधनुष, एक्सरसाइज अजय वॉरियर। तो ये आप लोगों को दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइज में यहाँ पर ऐसी नजर आती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको आप लोगों को दूर करना है। तो ये इंडिया और यूके के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो एक टाइम पर था उस देश ने हमारे ऊपर रूल किया और आज के डेट में हमारे साथ में बैठकर वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये काफ़ी एक डिफरेंट आप लोग एंगल देख सकते हो और बड़ी बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि सामने वाला जो है इस तरीके से आज के डेट में चीज़ों को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझा करो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं सामने निकल कर। ओके, ये जो न्यूज़ है ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देश की कल्चर को दिखाती हुई यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आती है। हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश है जो कि कल्चरों से घिरा हुआ देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई तरीके के फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, इवन कई तरीके के हमारे देश के अंदर में जो आज की डेट में न्यू ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो कल्चर के अंदर कलेक्ट करके आप लोग देखते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली सामने निकाल कर लेकर आएगी। ये जो आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अगर बात करें आप लोग यहाँ पर चैत्र शुक्ल आप लोगों को देखने को मिलेगा उगादी, इसी के साथ में गुड़ी पावा, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को चेटी चंद, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा नवरेह। ठीक है, और इसी के साथ में साजिबू चेरावा। ठीक है, चेरावा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे देश के अंदर जब यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात आती है। तो एक तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल। ठीक है, तो इनके नाम आप लोग देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को सब जगह देखने को मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए जब आता है तो फिर आप लोग बोलते हैं यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग कल्चर के साथ में कनेक्ट रहेंगे और कोई चीज़ ऐसी हो जैसे हमारे प्रेसिडेंट के साथ में कनेक्ट होगी तो वहाँ से तो आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसलिए कोई छोटी छोटी जैसी इस तरीके की न्यूज़ होती है ना, वो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर आप लोगों की चली जाती है, तो आप लोग कई बार इग्नोर कर देते हो। पर लेकिन जब मैच करने के लिए आता है, इवन स्टेट पीसेस के अंदर भी आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए यहाँ से पूछ ले आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करें तो चैत्र जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा शुल्कादि। ठीक है, तो चैत्र शुल्कादि जो है यहाँ पर ये बिगिनिंग है न्यू ईयर की विक्रम संवत के हिसाब से, जो कि वैदिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोहग बिहू, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके का जो सेलिब्रेशन यहाँ पर निकल कर आता है कहाँ से, आसाम की साइड से। तो मैच करने के लिए अगर पूछे आप लोगों को तो याद रखेगा इसको भोग बिहू या फिर यहाँ पर रंगोली बिहू के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं XAAT बिहू के नाम से, इनके 7 बिहू बेसिकली बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है गुड़ी पावा के बारे में। तो ये आप लोगों को मराठी और जो यहाँ पर कोंकणी हिंदू हैं वो सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ये एक तरीका आप लोगों को न्यू ईयर देखने को मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पर हमारे देश के न्यू ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाबा बरसा आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर में एक न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है बंगाली कैलेंडर के हिसाब से। इसी के साथ में पाना संक्रांति, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा वाले रीजन में अगर बात करें तो न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये क्या है यहाँ पर, ये है पुथुंडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुथुंडू आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में, ये बेसिकली एक नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। इसको यहाँ पर पुथु रुवर्दन के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं तमिलनाडु के अंदर में। ये सारे न्यू ईयर है, यानी कि फर्स्ट डे आप लोग बोल सकते हैं जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। चेटी चंद, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंधी जो कम्युनिटी होती है वो सेलिब्रेट करती है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी के साथ में नवरेह, तो ये याद जरूर रखिएगा, ये कश्मीर के जो लोग हैं वो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। तो ये ट्रेडिशनल जो न्यू ईयर है, इसी के साथ में ट्रेडिशनल फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं आप लोगों के सामने, जिससे पहला बोला गया है, ये याद रखिएगा। देखिए कई बार ना मैच करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो उगादी युगादी, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तेलंगाना के अंदर और कर्नाटक के अंदर में। वैसाखी तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर हिंदू और सिख कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करती हैं। और इसी के साथ में एक काला दिन भी कनेक्ट है जिसको जलियांवाला बाग मैसाकर आप लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर साजिबू। ठीक है, और चेरुबा साजिबू चेरुबा, ये आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मणिपुर के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसी के साथ में विशु आप लोगों को केरला वाले रीजन में और कर्नाटक वाले रीजन में इसको आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कई सारे एरिया में अलग अलग नाम से आप लोगों को यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट होते हुए नजर आते हैं। तो हमारा जो देश है वो इतना डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगा कल्चर के पॉइंट ऑफ से, आप लोगों का लगेगा कि यार वाओ क्या कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं आप लोग किस एरिया से आते हैं और इसमें से कौन सा फेस्टिवल के साथ में आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो बताइए, मैं जानना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है किस किस के साथ में अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग था, पता होना चाहिए।
यूपीएससी भी इसमें इंटरेस्ट है। यूपीएससी ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा 2014 में कि चैत्र फर्स्ट जो होता है यहाँ पर वो नेशनल कैलेंडर बेस जो रहता है, साक का कोरेस्पॉन्डेंट के हिसाब से बात करें, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं 365 दिन का, उसमें अगर बात करें तो नया ईयर जब स्टार्ट होता है तो कौन सी डेट वो होती है, तो 22 मार्च या फिर 21 मार्च आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, 15 मई या फिर 16 मई, 31 मार्च या फिर 30 मार्च, या 21 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर ए। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 मार्च आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर 30 या फिर 31 दिन का माना जाता है। जैसे सुना नहीं होगा आप लोगों ने, बड़े बुजुर्गों से सुनना, आप लोग बोलेंगे कि चैत्र, वैसाख, ये एक तरीके से जेठ, साढ़, श्रावण, भादवा, असोज, मंगसिर, पक, इस तरीके के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे आने वाली जनरेशन तो इनको क्या ही याद रखेगी, पर लेकिन पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर में इस तरीके से कल्चर जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो ईयर है अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता हो आप लोगों को नजर आएगा, जो देश के अंदर में, जो कि ऋतुओं के हिसाब से, सीजन के हिसाब से होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल हैं उनके मैच करने के लिए यहाँ पर आ गया है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर बात की जा रही है चपचार कुट फेस्टिवल के बारे में, मिजोरम का है। नेक्स्ट यहाँ पर जोकजाम जो यहाँ पर पर्व, ये बेसिकली ये है यहाँ पर बैल। ठीक है, तो बैल जो है बेसिकली इसको गत, एक तरीके से आप लोग गथा गीत बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है थंग टा डांस के बारे में, ये मणिपुर का है। तो कौन सा मैच करके यहाँ पर सही आ रहा है? तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर इसका बी, यानी कि 1 और 2। थंगटा जो डांस है ये आप लोग कहाँ का है बताइए जरा, देखता हूँ कौन आंसर देता है। एक्सप्लेनेशन पूरा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मणिपुर से रिलेटेड है यहाँ पर ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इंडियन न्यू ईयर फेस्टिवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुड़ी पावा जो उसके बारे में बात की जा रही है कोंकण मराठी लोगों के लिए। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ पर हिंदी में दूसरा रह गया, इसको चेंज करेंगे यार। जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नवरेह जो है बोला गया कि फर्स्ट डे है यहाँ पर कश्मीरी हिंदू के लिए, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है, 1, 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है सी, दोनों के दोनों। तो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए इतनी तसल्ली में आप लोगों को डिटेल में बताया, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ आप लोगों में से किस किस की शादी हो चुकी है और किस किस की शादी नहीं हुई है, और कौन कौन शादी करना नहीं चाहता है, या फिर कौन कौन आगे फ्यूचर में शादी करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इस आर्टिकल को देखने के बाद में आप लोग कुछ परसेप्शन चेंज हो गए शादी को लेकर, और आप लोग जो है शादी को लेकर चीज़ें कुछ समझ भी पाओगे कि क्या क्या सिचुएशन जो है वो शादी के अंदर देखने को मिलती है। एक शब्द होता है रेप, जिसके साथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रेप का नाम सुनते ही इंसान को लगता है कि पता नहीं यार, मतलब इंसान के साथ में क्या किया होगा। उस रेप के लिए हमारी सोसाइटी में सजा भी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है कि किसी ने रेप किया, कोई उल्टी सीधी दुर्घटना की, कोई ऐसी हरकतें की, तो उस इंसान को उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए कि हाँ उसने रेप किया है। पर लेकिन अगर सेम चीज़ शादी के अंदर होती नजर आए तो इसमें आप लोग क्या बोलोगे? शादी एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है समाज के अंदर में, जो कि एक कहीं ना कहीं एक परिवार को बनाता है, एक परिवार को जोड़कर आगे लेकर चलता है। पर लेकिन उस शादी में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एक प्यार होता है, अगर वहाँ पर एक तरीके से वो प्यार ना होकर वो ज़बरदस्ती हो, वहाँ पर वो एक तरीके से रेप की कैटेगरी में अगर उसको डाला जाए कि हाँ एक ज़बरदस्ती जो है हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ में की जा रही है, तो ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि हस्बैंड को सारे हक हैं, वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और इसके लिए कोई कानून नहीं है कि अगर कोई हस्बैंड जो है वो कुछ भी ऐसी हरकतें जो है वाइफ के साथ में करता है जिसको रेप की कैटेगरी में डाला जाए, अगर उनकी शादी ना हो, पर फिर भी यहाँ पर रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो ये एक ऐसी तराजू है जो आप लोगों के सामने रखी है, जिसमें अगर आप लोग चीज़ें तोलना चाहेंगे तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन में अटक जाएंगे। मतलब यहाँ पर कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को? किसका कोई पैरामीटर हो सकता है कि हाँ हस्बैंड जो है उसने ज़बरदस्ती की, या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर? तो ये अपने ही आप में काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल इशू है। पर हाँ, इस चीज़ों को समझकर आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जब मैं ये आर्टिकल आप लोगों को डिटेल में समझाता हुआ चलूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यार ये है, अगर कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, वहाँ पर जो प्यार है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। पर लेकिन जब ये प्यार जबरदस्ती में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वहां पर हैवानियत निकलकर सामने आती है। आप लोगों को बता दूं, ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी,
दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर वैवाहिक अगर कोई संबंध इस तरीके से लेकर चलता है तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला गया है। 185 देश में से 77 यानी कि 77 देश ऐसे हैं जो कि आज की डेट में इसको रेप की कैटेगरी में मानते हैं, और 34 देश ऐसे हैं जो कि इसको रेप की कैटेगरी में नहीं मानते हैं, और हमारे देश के अंदर भी इसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी लड़की के साथ में यहाँ पर कोई भी इस तरह की घटना होती है, शादी हो जाती है, और उसकी एज जो है वो बेसिकली देखिए यहाँ पर एक एज का भी क्राइटेरिया रखा गया है जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि हमारे देश के अंदर में इसको लेकर क्या कानून है, कि अगर किसी लड़की के साथ में कोई ऐसी चीज़ें जो ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंदर अगर आप लोग जाकर झांकोगे तो वहाँ पर प्रोविज़न है रेप का। वहाँ पर प्रॉपर अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो वहाँ पर प्रोविज़न है रेप का, जो कि सेक्शन 375 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के, ठीक है। पर लेकिन ये वाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है। अगर वाइफ की एज जो है वो 15 साल से नीचे है तो ही उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, अगर 15 साल से ऊपर है तो वाइफ के ऊपर यहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। समझिए, एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों की शादी हो जाती है। अगर वाइफ की एज जो है वो 15 साल से ऊपर है तो वो लड़का जो है वो यहाँ पर लड़की के साथ में किसी भी तरीके से रह सकता है, अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रेप का चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। तो इसको लेकर बार बार जो है कई सारी जो लड़कियां हैं, कई सारी जो औरतें हैं, कई सारे जो ऐसी एनजीओ हैं वो सड़कों पर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं है। मुझे हमेशा जब भी मैं ये आर्टिकल पढ़ता हूँ या आप लोगों को बताता हूँ, मुझे हमेशा मिल्खा सिंह मूवी का वो डायलॉग याद आता है, डायलॉग में तो पिक्चर याद आती है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर जो वो कैंप में रह रहे होते हैं तो वो होती है एक तरीके की जबरदस्ती। वो सीन जो होता है वो मतलब देखने के बाद में मैं अंदर से मतलब एक तरीके से ना काफ़ी स्तब्ध था। मैंने कहा यार ये देखो मतलब एक तरीके से कैसी सिचुएशन में है यहाँ पर और किस तरीके की रिएक्शन जो है वो इंसान की आ रही है। तो इंसान नहीं, वहाँ पर एक तरीके से एक हैवानियत वाला चेहरा यहाँ पर जो निकल कर सामने आता है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि इसको रेप की कैटेगरी में यहाँ पर रखना चाहिए, और प्रॉपर डेटा भी है इसके लिए। अगर आप लोग इसके ऊपर एक एनालिसिस करवाओगे यहाँ पर तो बहुत सारा डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। खुद यूएन की साइड से यहाँ पर ऐसी बातें निकल कर आती हैं। उसके द्वारा ये बोला गया कि हर 5 में से एक जो हस्बैंड है वो वाइफ को फोर्स करता है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बहुत ही गलत तरीके से। और ये कौन बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल मैन एंड द जेंडर इक्वलिटी सर्वे किया गया था यहाँ पर 2011 में। उसके बेस पर यहाँ पर ये रिपोर्ट निकल कर आई थी जब ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कहीं ना कहीं जो पवित्रता मानी जाती है रिलेशनशिप की, वो पवित्रता आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। बोला गया कि मोर देन 2/3 यानी कि 2/3 अगर वुमेन देखें इंडिया में जिनकी एज 15 से लेके 49 यानी कि 15 से लेके 49 के बीच में है, उनको पीटा जाता है, फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं। एक तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये भी यूएन के द्वारा ही बोली गई है। देखिए इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लड़की ना शादी से पहले अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और सामने वाला इंसान जो है वो कुछ ऐसा मिल जाए कि शराब पी रहा है या फिर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जो कि उसकी गरिमा के अपोजिट में चली जाती है, तो वो लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी होगी वो तुरंत एक अच्छा डिसीजन लेकर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सकती है। पर लेकिन अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, सबसे पहले तो इज्जत बेइज्जती की बात आएगी। इज्जत और बेइज्जती के तराजू में चीज़ें तोलना स्टार्ट कर देंगे लोग कि नहीं यार समाज में क्या कहेंगे, डाइवोर्स ले लिया, ऐसे कैसे चलेगा। सोचो यार एक ज़िंदगी है और उसी ज़िंदगी को हम लोग इस तरीके से बिता दें कि हाँ बिल्कुल पूरे दिन हर दिन रो रहे हैं, हर दिन इरिटेट हो रहे हैं, और फिर भी उसी इंसान के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो एक सही रिलेशनशिप होगा, और क्या उस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए? तो ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर चेंज करना है, और चेंज करने के लिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अधिकार आप लोगों के हाथ में लाकर रखेगी। वरना हर एक इंसान जो है वो उसको अलग तरीके से तोलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये चीज़ें अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुधरती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं आज की डेट में ये जरूरी है कि इसके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर काम किया जाए। यहाँ पर अगर वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पर क्रिमिनल कैटेगरी में डाल रखा है इसको, मैरिटल रेप को क्रिमिनल कैटेगरी में। एक तो मैरिटल रेप को रेप माना गया बहुत सारे देश के द्वारा, और बहुत सारे देशों के द्वारा इसको क्रिमिनल कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया है। पर लेकिन हमारे जैसे देश जो हैं, और खासकर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, ये यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग संविधान के बारे में यहाँ पर बात करोगे तो संविधान जो है वो भी यहाँ पर इंसान को अधिकार देता है कि आप लोग की बॉडी है तो आप लोग के राइट है। तो आर्टिकल 21 के अंदर जब आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल राइट को रखा हुआ है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में, जिनको आप लोग मूल अधिकार बोलते हो, ये 12 से लेके 35 तक आप लोगों को नजर आते हैं। इसके अंदर में जो आर्टिकल 21 है वो इसी चीज के बारे में बात करता है कि एक इंसान को उसकी जिंदगी में अपने हिसाब से जीने का जो है वो अधिकार है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में उसको फोर्स किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो राइट टू इक्वलिटी है उसका भी हनन होता हुआ यहाँ पर नजर आता है, जो कि आप लोगों यहाँ पर बेसिकली संविधान के अंदर आप लोगों को जो अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, यानी कि ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी लड़की को अधिकार नहीं मिले हैं एक तरीके से, वो यहाँ पर एक वैवाहिक रिलेशनशिप के अंदर में है, तो ये माना जा रहा है कि विवाह होने के बाद में लड़की के अधिकार आप लोगों ने खत्म कर दिए। उनका फंडामेंटल राइट 21वां जो आप लोगों ने खत्म कर दिया, और जो यहाँ पर बेसिकली 14वां यानी कि 14वां जो अधिकार है वो आप लोगों ने खत्म कर दिया, जो कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के अंदर में आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर उस पर्टिकुलर कैटेगरी को रेप की कैटेगरी में आप लोग नहीं रख रहे हैं तो इनके अधिकारों के बारे में यहाँ पर कैसे आप लोग बातें करोगे। अब यहाँ पर बेसिकली देखिए यार, कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। जब यहाँ पर कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से पूछता है कि इसको आप कैसे देखकर चलते हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहती है कि अगर हम लोग इसको रेप की कैटेगरी में रखेंगे तो बहुत सारी ऐसे जो चीजें हैं जो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएगी। मतलब एक तरीके से यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो शादी विवाह है वो एक बहुत ही एक क्रिटिकल तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, पर लेकिन ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर कल को चलकर कैसे उसको काउंट करोगे, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है कल को चलकर। तो ये बातें यहाँ पर बोली जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अगर यहाँ पर बात करें इन सब मुद्दों के ऊपर कई सारी बातें यहाँ पर रखी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें कि महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल जो एक तरीके से वायलेंस होते हैं वो किस किस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो फॉर्मर हस्बैंड, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि एक तरीके से डाइवोर्स ले लिया, एक तरीके से 13.7% जो है ऐसे केसेस यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी जो उल्टी सीधी हरकतें, कोई रिलेटिव है, कोई एम्प्लॉयर है, जहाँ जॉब करने जाती है वहाँ भी आप लोगों को महिलाएं जो है वो सेफ नजर नहीं आएगी। करंट में बात करें तो यहाँ पर आप लोग करंट या फिर फॉर्मर बॉयफ्रेंड के द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऐसी जबरदस्ती आप लोगों को देखने को मिलती है, और कुछ ऐसी चीजें जिनको यहाँ पर काउंट भी नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस जो है वो यहाँ पर लड़कियों को झेलने पड़ते हैं, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें, अगर जब यहाँ पर इन चीजों को आप लोग काउंट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो एम्प्लॉयड भी हैं और मैरिड हैं, 26% जो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो सोचो जो जॉब वाली जो औरतें हैं, लड़कियां हैं खासकर, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जिनके पास में कोई खुद का एक तरीके से जॉब वगैरह कोई ऐसी सोर्स ही नहीं है, जो अपने ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, उनके साथ में कितनी चीजें होती है आप लोगों को नजर आती होंगी। जो वुमेन है वो खासकर 53% वुमेन जो है वो हस्बैंड से कम कमाती है। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन रहता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता है जो उनको मिलना चाहिए। और 12.5% जो एक तरीके से हस्बैंड है वो सोचते हैं कि उनका अधिकार है कि वो अपनी वाइफ के साथ में कैसे भी रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यार ये एक ऐसी एक घटिया मेंटेलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। एक पर्टिकुलर कोई इंसान था जो कहीं से काम करके आ रहा था, उसके साथ में उसकी वाइफ थी, उसके हाथ में बच्चा था, और उसके इंसान के हाथ में टिफिन था, और वाइफ के भी कुछ हाथ में कुछ और भी था, ठीक है। और वो उसको थप्पड़ मारते हुए जा रहा था। मैं मॉर्निंग में रनिंग करते हुए आ रहा था, ये काफ़ी टाइम की बात होगी, लगभग 3-4 साल की बात होगी, जब मैं दिल्ली में रहा करता था उससे पहले लगभग। तो तब की बात है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने क्या कर रहे हो ये, तो उसने बोला कि आप कौन। तो मैंने कहा मैं कोई भी हूँ, तुम मार क्यों रहे हो मतलब इसको। तो कह रहा है कि खाना लेके जल्दी आना था, लेट आई है, ये एक तरीके से इसलिए इसको मार रहा हूँ। मतलब वो खाना लेके मॉर्निंग में लेट गई तो उसने उसको मतलब थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। और मॉर्निंग की बात करूँ, ये लगभग जब बात मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो ये ऐसी थी लगभग 5:45 बजे की। मतलब वो चाह रहा था कि वो 4 बजे खाना लेके चले जाए, 5:45 या फिर लगभग ऐसी होगी 6:30 बजे करीब के बाद। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सिचुएशन जो है, मैंने बोला कि हाथ मत लगाना आपकी बार। तो कह रहा कि बाबूजी यहाँ पे तो रोक लोगे, मैं घर जाकर मारूंगा तब क्या कर लोगे। अब बताओ उस इंसान के साथ में क्या किया जाए। और वो औरत जो है वो खुद ये कह रही है कि आप प्लीज बीच में मत बोलो, आप प्लीज बीच में मत बोलो, ये हमारा मतलब पर्सनल मैटर है। वो मारे जा रहा है, वो पर्सनल मैटर उसको लेकर, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसको भी घर में जाकर रहना है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन चीजों के ऊपर और ज्यादा आप लोगों को एक अलग पैटर्न का जो सिचुएशन आप लोगों को नजर आएगी। और ये आज के डेट में देख सकते हैं
कई सारी जगह यहाँ पर मैरिटल रेप जो है उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर ये एक पैटर्न आप लोगों को ये भी नजर आएगा जहाँ पर थोड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जहाँ पर थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े ठीक तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ना थोड़ा सा लड़कियां अपने अधिकारों को जान रही है, तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें नजर आती हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, हमारी कंट्री में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, अगर आप लोग बात करोगे, जो कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों में कोई भी अगर मारपीट होती है तो उनको रोकता है, ठीक है। पर लेकिन वो रेमेडी देता है, वो वहां पर उसको दोषी नहीं ठहराता है। मतलब कहने का क्या है, अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए कानून है, पर लेकिन यहाँ पर वो सॉल्यूशन बताता है, कोई प्रोसीडिंग नहीं कि यहाँ पर जिसने ऐसी हरकतें की है हस्बैंड ने, यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर देगा, मारपीट करेगा, उसके लिए है कि हाँ उसको रोको, मारपीट उसको न करने दो, पर लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर उसके लिए काम किया जाए। हमारे देश के अंदर में इसके लिए आज से बात नहीं चल रही है, इसके ऊपर 2015 से यहाँ पर पिटीशन गई थी कि इसको रोकना है, मैरिटल रेप की कैटेगरी में डालो, कोई ऐसी हरकतें करता है तो। अब तक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसको लेकर तब से एक तरीके से स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी कि आधे लोग तो ये बोलते हैं कि हाँ इसको रेप की कैटेगरी में डालना चाहिए, आधे लोग बोलते हैं कि रेप की कैटेगरी में डाले तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, रेप की कैटेगरी में इसको नहीं डालना चाहिए। तो कहने का मतलब यार ये सीधा सीधा कि आज भी इसके ऊपर जो है डिबेट और डिस्कशन चलता रहता है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो है उसने भी बोला था इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन बात यही रहती है यहाँ पर लॉ कमीशन के द्वारा भी एक तरीके से अपनी बातें रखेगी, सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें यहाँ पर बोलता है, पर गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पर ये रहता है कि इसके ऊपर और ज्यादा यहाँ पर चीजें देखनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसको क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया तो जो मैरिज सिस्टम है उसके ऊपर एक इंपैक्ट डालता हुआ काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आएगा। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ पर? तो दोनों तरीके से आप लोगों से अगर कोई चीजें पूछे तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर बात करें, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट देना है कि क्रिमिनलाइजेशन करना है, ठीक है, तो मैरिज को एक तरीके से लाइसेंस की तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मैरिज मिल गई तो तुम्हारे को लाइसेंस मिल गया है कि कैसे भी आप लोग अपनी वाइफ को आप लोग ट्रीट कर सकते हो, तो उसके भी बेसिक अधिकार हैं। मतलब ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, ये सब एक तरीके से ये अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उसको क्यों यहां पर एक तरीके से अपोज करना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में यहां पर बोला गया, तो यहां पर रेप तो रेप होता है, चाहे वो वाइफ के साथ में हो चाहे वो किसी एक दूसरी वुमेन के साथ में हो। तो हमारा जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे। आप लोगों ने देखा होगा पहले से ही यहां पर जो महिला है उसको कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती है, तो वही चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो इसको थोड़ा सा सोच समझकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसी बातें यहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली यहां पर बताना चाह रहा हूं इस आर्टिकल के थ्रू। तो मतलब क्या यहां पर कि कुछ भी आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इसके लिए सही बातें हैं, क्या इसके लिए गलत बातें हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड क्या है इसके बारे में, यूएन जो है वो मैरिटल रेप को एक अलग तरीके से यहां पर देखता आप लोगों को नजर आता है कि एक तरीके से लड़कियों के लिए आज के डेट में जो घर है वही सबसे ज्यादा अनसेफ जगह हो गई है। यानी कि जिस घर में वो रहती हैं उस घर में ही वो कंफर्टेबल फील ना करे तो फिर क्या घर रह गया यार, वो आप लोग खुद सोचो क्या वो कोई घर रह गया वहां पर। तो ये जरूरी है, तो इसलिए कई सारी कंट्री से यूएसए उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया था 1993 में, ऑल 50 स्टेट, ठीक है। कुछ हालांकि कुछ आप लोगों को देख सकते हैं कुछ स्टेट डिफर भी करते हैं इसमें। याद रखिएगा अगर आप लोगों से पूछे कि जो मैरिज है वो कहां पर आता है, तो संविधान के अंदर में आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, इसी के साथ में स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, तो जो रेप है वो समवर्ती सूची के अंदर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी यहां पर सेंटेंस दिया जाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर वो फोर्स करता है वाइफ को। साउथ अफ्रीका के अंदर में इसको 1993 में, और कनाडा के अंदर भी मैरिटल रेप जो है वो पनिशेबल यहां पर रख दिया गया है। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर इसको डिक्रिमिनलाइज कर रखा है, उसमें से हमारा देश भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों तरीके से जो ऑलरेडी देश इसको लेकर चल रहे हैं उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस कैटेगरी में यहां पर डाल सकते हैं, और जो यहां पर क्या क्या कमियां और खामियां उसके अंदर हो सकती हैं तो उनको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। तो अब आप लोग बताओ आप लोग किस तरीके से इसको लेना चाहते हैं, आप लोग किस तरीके से इसको समझते हैं। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, खासकर लड़कियों से क्वेश्चन पूछा सकते हैं इंटरव्यू भी, और लड़के से भी बन सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिमिनलाइज एक तरीके से मैरिटल रेप, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, कनाडा, इटली। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर है यहाँ पर ए। तो ये अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, जो कि कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मैरिटल रेप के बारे में, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर वाइफ के साथ में अगर वो 15 साल से अगर ऊपर है तो उसको रेप की कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हिंट देता है मैरिटल रेप जो है वो एक तरीके से एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, लिविंग रिलेशन चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर एक तरीके से उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड कराता है ओनली, ना कि कोई चार्ज लगाता है।
तो ये यहाँ पर बोला गया है इस पर्टिकुलर जो एक स्टेटमेंट के अंदर में कौन सी करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप लोगों को मुश्किल होगा कि क्या स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बड़ा ही छोटा सा चेंज किया गया है, सीआरपीसी लिख दिया गया यहां पर इंडियन पीनल कोड की जगह पर। तो इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर में चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और सेकंड करेक्ट होगी। इवन इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर में। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो यौन शोषण देखने को मिलता है उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ों को, इन घटनाओं को जो संख्या बढ़ रही है, कैसे इसके साथ में निपटना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में कानून है पर फिर भी यहाँ पर चीजें चल रही हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया इज ए, ये काफी एक तरीके से ड्रेडफुल सलर आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक भयानक कलंक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर लिखने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि कोई आप लोगों से पूछे, इसको फंडामेंटल राइट के साथ में कनेक्ट कर कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, और शादी को कैसे लेकर चलना चाहिए, लड़कियों के अधिकार क्या होने चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो बताना, या आप लोगों को कोई सजेशन है उसके लिए बताना, और फीडबैक जरूर दिया करो कोई भी टॉपिक के बारे में, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है आप लोगों के सामने। हम लोगों ने डिस्कस किया था 4th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग, ये इंडिया और मालदीव के बीच में अभी कहाँ पर रहा, माले, यानी कि मालदीव की जो कैपिटल है। ठीक है, इसी के साथ में मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की थी किसके बारे में, तो अंदरुत के बारे में बात की थी आप लोगों से। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करने की बात की गई थी। तो ये हमारे द्वारा डेवलप किया गया और अभी लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता के अंदर में है, उनके द्वारा यहाँ पर ये सामने निकाल कर लाया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 2 दिन की। अगर बात करें तो L20 यानी कि लेबर 20 जो एंगेजमेंट है यहाँ पर, ये अभी आप लोगों को G20 की जैसे मीटिंग चल रही है, वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, यहाँ पर अमृतसर पंजाब के अंदर में। सेंट्रल के द्वारा इशू किया गया कोविड-19 को लेकर फिर से यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो उसको लेकर अभी फिर से आप लोगों को देखिए अपना मास्क वगैरह जरूर है, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये कॉन्टिन्यूस चलती रहेंगी। अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, कोई और तो रखने से आप लोगों का ध्यान आकर आप लोग खुद रखना पड़ेगा। बड़ी और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये न्यूज़ है जो कि बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। RTI वेबसाइट विद इन 3 मंथ सारे हाई कोर्ट को यहाँ पर बेसिकली सेटअप करनी है, जिससे राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वो सामने निकाल कर लाई जा सके। रीजन क्या है? रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब सिटीजन को अधिकार है चीज़ों के बारे में पता होने का, तो इसके चलते ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में बात करें तो एक्सप्रेशन द आर्टिकल 19 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, इसको याद रखिएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है लेसन प्लान अंडर लर्निंग सर्विस वाया द स्टैंडर्ड। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का काम क्या रहता है, देश के अंदर जो चीज़ें हैं उनका स्टैंडर्ड बनाए रखने का काम रहता है। ये बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्किस बानो का जो केस था उसकी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एग्री हुआ है सुनने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये केस है यहाँ पर 2002 के दंगों के टाइम पर इनका रेप हुआ था, बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली थी। अभी उन रेपिस्ट को यहाँ पर छोड़ा गया उनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने की वजह से, तो उसके चलते इनके द्वारा बोला गया था कि फिर से उसको पिटीशन को देखा जाए और उनको जेल में डाला जाए, तो इसकी वजह से केस निकल कर आ रहा है। तो ये एक तरीके से मुझे तो पर्सनली सही लग रहा है कि एक तरीके से केस को जो है रेपिस्ट को इस तरीके से छोड़ा जाता है तो दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में। तो इसको मतलब देखो आगे, बाकी कानून के हिसाब से सब कुछ होगा जो भी देश के अंदर कानून है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे इवन IAS ऑफिसर थे जिन्होंने बोला कि ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये बातें निकलकर सामने आई थी। आप लोगों ने सुना है कि कॉन्टिनेंट कितने बताइए, पृथ्वी के ऊपर कितने टोटल कॉन्टिनेंट है। साइंटिस्ट के द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर कंफर्म किया गया कि मिसिंग कॉन्टिनेंट जो है उसका नाम जेलेंडिया। तो जेलेंडिया जो है वो एक ऐसा एरिया था जो कि पैसिफिक जो आप लोगों को यहाँ पर एरिया में देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग 94% अंडर वाटर जो एरिया है यहाँ पर, इसको एक तरीके से आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पर ये बोला गया जेलेंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में अभी बात की जा रही है कि जेलेंडिया का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक कॉन्टिनेंट की तरीके से देखा जा रहा है, मिनी कॉन्टिनेंट। मिनी कॉन्टिनेंट मतलब पूरा कॉन्टिनेंट नहीं है, पर एक छोटे कॉन्टिनेंट की तरीके से उसको तर्ज पर देखा जा रहा है कि हाँ कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो है। तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो ये जेलेंडिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसका दूसरा नाम दिया गया यहाँ पर तीरू ए माउई, ठीक है।
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोरी लैंग्वेज है वो यहाँ पर बोला जाता है कि उसके साथ में कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर में इसको मिसिंग कॉन्टिनेंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये पानी के नीचे डूबा हुआ है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी अभी रिसेंटली, अक्षय कुमार की मूवी आई थी राम सेतु, ठीक है, तो उसमें जो सेतु था वो आधा नीचे डूबा हुआ है पानी के। ठीक है, तो वो आप लोग वहां से समझ सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं बटरफ्लाई इको पार्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बनते भी यहाँ से डायरेक्ट कि कहाँ पर है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जिसका नाम है चोटा खोला, तो चोटा खोला त्रिपुरा के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, काफ़ी मेजर अट्रैक्शन है ये टूरिस्ट का, इवन इंडिया के साथ साथ में बांग्लादेश से भी आते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा की जो लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी वो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो जब बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ में कनेक्टिविटी है तो फिर यहाँ से आप लोगों को एक तरीके से यहाँ से पड़ोस से भी अपना टूरिस्ट आते हैं, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ ऐसा इसका एंट्रेंस गेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एडवाइस किया गया मणिपुर गवर्नमेंट को ताकि नेसेसरी स्टेप उठाए जा सकें। अभी रिसेंटली लोकतल और यहाँ पर केबुल लैम्जो नेशनल पार्क के बारे में उसको कंजर्व किया जा सके। इंपॉर्टेंस क्या है इसके आप लोगों को मैंने बताया कि ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी आप लोगों को जाना जाता है, तो इसके चलते इसका जरूरी है कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तो इसलिए यहाँ पर ये कैबुल लैम्जो के बारे में ये बात याद रखिएगा। और संगाई डियर आप लोग को, जिसको ब्राउन एंटी लर्ड आप लोग बोलते हैं, एक डियर है जो कि बारहसिंगा, वो डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा। मणिपुर के अंदर बात की जा रही है तो जरूरी है इसको प्रोटेक्ट करना, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर मणिपुर हो गया, ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मिजोरम हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मेघालय। तो एटलीस्ट अपने देश का मैप जो है वो आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हल्का सा याद इसके बारे में रखिएगा। और हाँ, जो मैंने अभी आप लोगों से आरटीआई के बारे में बात की थी वो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 19 जरूर याद रखिएगा वहाँ पर, क्योंकि हर एक इंसान को अधिकार है जानने का कि हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है, तो एटलीस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी तो और चीज़ें अच्छे से डिसीजन भी ले पाते हैं लोग। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। टुलिप मुझे एक बहुत ही प्यारा सा पौधा लगता है। जब पहली बार राष्ट्रपति भवन में गया था घूमने, तब उस टाइम पर मैंने पहली बार यहाँ पर देखा था। पर लेकिन देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू के अंदर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, श्रीनगर में है बेसिकली, जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार पूछ ले आते हैं आप लोगों से। तो ये रिसेंटली अभी ओपन कर दिया गया है आम जनता के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा डायरेक्ट किया गया यहाँ पर राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो यहाँ पर जो भी अभी कॉम्पनसेशन दे, जो भिलवाड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो फेल हो गई है यहाँ पर। अभी एक रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर कोथारी, ठीक है, तो एक तरीके से पोल्यूट हो रही है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर अभी यहाँ पर इसको डायरेक्ट किया गया कि जल्दी से जल्दी जो सिचुएशन यहाँ पर खराब हो रही है उसको संभाला जा सके, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये अधिकार रखता है हमारे देश के अंदर में, अगर बात करें, याद रखिएगा आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं और हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो आर्टिकल 21 के साथ में कनेक्ट करके देखा जाता है। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनता है कि आर्टिकल 21 जो है किससे रिलेटेड है यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये आप लोग याद रखिएगा, दुनिया में दूसरे नंबर पर, पहले और दूसरे नंबर पर थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर हमें, जिन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया अपने देश के अंदर में जो कि इन्वायरमेंट के लिए अलग से कोर्ट हम लोगों ने बना डाला। ठीक है, जो यहाँ पर जो कोठारी रिवर है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये अरावली रेंज से निकल कर आती है यहाँ पर। और इसी के साथ में आगे चलकर अगर बात करें, ये आप लोगों को जो देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर बांध, तो उसके साथ में भी कनेक्ट करके आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बेसिकली कोठारी तहसील के साथ में कनेक्ट करके यहाँ पर इसको देखते हैं आप लोग। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो मेजा बांध आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक तरीके से डैम, ये भी याद रखिएगा इसी पर्टिकुलर के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। रिवर अगर आप लोग स्टेट फिशिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन न्यूज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ये है उमागिनी। तो उमागिनी जो चेन्नई 2023 एशिया का लार्जेस्ट समिट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में आप लोगों के द्वारा देखने को मिलेगा, जो ऑर्गेनाइज किया गया चेन्नई के अंदर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर लगभग 78,800 करोड़ रुपए का एनुअल बजट पेश किया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, जिसमें किस तरीके से दिल्ली को मॉडर्नाइज करना है उसके ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी कि दुबई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है इमार,
वो पहली एक ऐसी कंपनी बन गई है जो कि कश्मीर के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर को आप लोगों को देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो है हमेशा इंटरनेशनल सिनेरियो में उठा के रखता है, वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाता रहता है। पर अभी यहाँ पर अगर ये चीज़ें सही से चल पाती हैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आगे से कहीं ना कहीं जब यहाँ पर कंट्री इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनका भी हित जो है वो वहाँ पर आने लगता है। तो कल को चलकर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी चीज़ें जो है फीकी पड़ती नजर आएगी, क्योंकि जिसने एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो उसका साथ नहीं देगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, जिसके एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में बात की जा रही है। उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने ऐड किया गया 14.86 लाख न्यू मेंबर जनवरी दिस ईयर। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है 7% से। इन्फ्लेशन जो है वो भी मॉडरेट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बताया गया है। इन्फ्लेशन जो है नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल रहा है बहुत सारे रीजन की वजह से, जो कि आप लोग देखते हैं रसिया यूक्रेन वॉर होगी या फिर मॉनसून का जैसा ड्यूरेशन रहता है, किस तरीके से पैदावार हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर और क्या इशू चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और इन्वायरमेंट भी, खासकर जब मॉनसून के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड बिगेस्ट बैंक USB एग्री हो गया यहाँ पर अभी कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट स्विस को, क्योंकि वो डूबने वाला था। तो यहाँ पर एक रेस्क्यू, एक डील आप लोग इसको बोल सकते हैं, उसको डूबने से बचाने के लिए, इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो बांग्लादेश के कमीशन के द्वारा फर्स्ट सबमरीन जो है बेस्ड BNS शेख हसीना, वो कमीशन किया जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है, पड़ोस में है, कुछ कुछ चलता रहता है तो पता होना चाहिए हल्का फुल्का। इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों से कई बार पूछ ली आती है। ठीक है, तो आप लोग देखें क्या होता है इसे पड़ोसी देश में, ऐसा नहीं कि सारी पड़ोसी देश की न्यूज़ हम लोगों को कवर करनी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सारी न्यूज़ नहीं है, पर हाँ जिसमें कुछ कुछ इंडिया का कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिले वो न्यूज़ एटलीस्ट आप लोग कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बारे में बात की जा रही है, तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कई बार बाहर की न्यूज़ें बता देते हो, तो ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो अपने साथ में कनेक्शन जिसका रहे यहाँ पर, तो ये क्या है, ये है बेसिकली विराटनगर। ठीक है, तो विराटनगर जो है उसको 10 पॉइंट डिक्लेरेशन भी यहाँ पर बोला गया इस डिक्लेरेशन के अंदर में। अब आप लोगों को ये बताना है ये इंडिया में है या फिर नेपाल में। ठीक है, कॉमन सेंस अगर देखा जाए तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। रीजन क्या है, चलिए कॉमन सेंस क्यों बोला आप ये बताइए पहले, समझ में आया कुछ। जिस देश का नाम पहले लिखा होता है नॉर्मली उसी देश के अंदर में चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये विराटनगर जो है वो कहाँ पर है, वो नेपाल के अंदर है। ठीक है, IMF के द्वारा अप्रूव कर दिया श्रीलंका का बेल आउट पैकेज, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड कराया था सबसे पहले यहाँ पर। इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा MOU साइन किया जा रहा है ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस के लिए। तो हम लोग दालों को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिला रहे हैं, तो दालें भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कहलाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मेजर UN रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज, जो यहाँ पर अमिड द कॉन्फ्लिक्ट, जब भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है, तो काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर आज की डेट में हम लोग एक तरीके से वर्ल्ड लीडर की तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया गया। आप में से कौन कौन खुश है रियलिटी में, दिल से जरूर बताना। कोई दिक्कत है तो उसको साइड में रख के लाइफ को एंजॉय करो। UK के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया स्मार्टफोन इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम फॉर इट्स सिटीजन, तो यहाँ पर ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके तो लोगों को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये बात की जा रही है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के बारे में। तो यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है वो यहाँ पर अभी इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें अभी आप लोगों को देखने को मिला अफगानिस्तान से ज़्यादा इंपैक्टेड कंट्री थी। इंडिया की रैंक जो है वो 13 थी। पाकिस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपैक्टेड कंट्री था, और एक तरीके से मिलिट्री के जो लोग थे सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है इकोनॉमिक फॉर, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा प्रस्तुत किया था, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आज की स्कीम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रिजीम एंड अप्रैल, तो ये PM मित्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में बात करें तो इसको अभी कई सारे राज्यों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, इसी के साथ में गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है, और 500 करोड़ रुपए यहाँ पर पार्क बनाने की बात की जा रही है। तो इससे देखिए टेक्सटाइल एक ऐसा एरिया बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है, तो बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में अगर इस फील्ड में ढंग से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो। ठीक है, इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडियन जिनका नाम है सरबजोत सिंह, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीत लिया गया है मैन 10 जो यहाँ पर मीटर एयर पिस्टल में। तो याद रखिएगा ये एक तरीके से जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें यहाँ पर ये अभी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसी के साथ में सिल्वर मेडल जीता गया, यहाँ पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता गया इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन में, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर में। इंडिया के द्वारा क्लिंच किए गए बोथ मैन एंड वुमेन टाइटल एशियन खो खो चैंपियनशिप के अंदर भी। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं वनडे टाइप एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है,
कौन बनेगा छोटू करोड़पति है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बात की जा रही है एम्फीबियन एयर स्पेस इंडस्ट्री, जो कि इंडियन डिफेंस के साथ में मिलकर काम कर रही है। किसके साथ में, यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये है बेसिकली एल्बेस्ट्रोस एम्फीबियन एयरबस। तो यहाँ पर किसके साथ मिलकर काम कर रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, इसी के साथ में हॉकिंग जो डिफेंस सर्विस, या फिर महिंद्रा डिफेंस सर्विस। सही आंसर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है ओल्डेस्ट जो पर्ल यानी कि मोती बोल रहे हैं, मोती की माला। तो पर्ल टाउन जो है वो पर्शियन गल्फ में किसको बोला जाता है। पहला जो कौन सा पर्टिकुलर आइलैंड है आप लोगों को ये बताना है। नेक्स्ट पहला बोला गया यहाँ पर ये है सिनिहा आइलैंड। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया मरवाहा आइलैंड। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है ब्लूबर्ड्स आइलैंड। नेक्स्ट बोला गया है अलनूर आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से। एबेल प्राइज किसको मिला है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो डेनिस पर्नल ये है सुलीवान। नेक्स्ट यहाँ पर अवी विगडरसन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गेगरी मार्गुलिस। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है लुइस ए कैफ्रेली। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। आप लोग बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है कई बार। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर सत्याग्रह के बारे में सुना होगा जो कि 1924 के एयरफेयर में देखने को मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है व्याकोम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा या फिर अहमदाबाद। आप लोगों को पता है इनके सबके बारे में ये कब है। अगर ये पता है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दे दोगे व्याकोम सत्याग्रह, ठीक है। क्या था ये, इसके बारे में बात करेंगे अभी। क्वेश्चन है सी सेट का, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर बताया जाएगा। तब तक हम लोग बात करते हैं पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी के बारे में। नाम से आप लोगों को देखने को मिल रहा है आगरा में ताजमहल है, उसी से रिलेटेड आप लोगों को ये बेसिकली सेंचुरी देखने को मिलेगा। ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, पार्वती आगरा, जो कि यहाँ पर डिक्लेयर किया गया सेंचुरी 1990s में। बर्ड सेंचुरी है जो कि आप लोगों को 2 लेक भी देखने को मिलती है, इसके साथ में कनेक्टेड है। और इसी के साथ में माइग्रेटरी बर्ड बहुत ज़्यादा आती है। रिसेंटली पार्वती जो यहाँ पर आगरा है, यहाँ पर उसको डिजिग्नेटेड दिया गया था रामसर साइट के तौर पर भी, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में थी, ठीक है। तो लोकेशन याद रखिएगा। अगर यूपी से आते हैं तो नहीं, यूपी से बे, ठीक है। गाना सुना है तो उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो याद रख लेना। तो आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर याद रखिएगा ये हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। तो इसके साथ में मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे। डिफेंस के मामले में बहुत सारे एग्रीमेंट हमारे देश के देखने को मिल रहे हैं, तो एक फ़ायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। पर्ल्स टाउन के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहाँ पर है बेसिकली याद रखिएगा इसके बारे में। तो सिनिहा आइलैंड है, तो ये आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट से रिलेटेड है यहाँ पर ये। इसी के साथ में एबिल प्राइस के बारे में बात करें तो इसका आंसर क्या है, ये है लुइस ए कैफ्रेल, ठीक है। तो कैफ्रेली, तो ये आंसर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एबिल प्राइस के बारे में याद रखिएगा, किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एबिल प्राइज जो दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो अभी 2023 अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट ये सत्याग्रह याद रखिएगा, ये रिलीजन से रिलेटेड था बेसिकली, एंट्री करने के लिए टेंपल के अंदर में। तो तिरुवनंतपुरम जो केरला के अंदर में यहाँ पर ये चलाया गया था, बाद में महात्मा गांधी जी भी गए थे। तो यहाँ पर ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, अगर हिस्ट्री उठाकर आप लोग देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ओके। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने, तो इसको समझ सकते हैं। ये आप लोगों का प्लेस इन न्यूज़ हो गया बेसिकली, वह रामसर साइट हम लोग कवर कर रहे हैं, तो डाउट नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं कौन बनेगा इंग्लिश पति। इंग्लिश सीखेंगे यहाँ पर, आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग ये बनते हैं। इसके बारे में देखता हूँ कौन सेंटेंस अच्छे से फॉर्म करता है। पहला जो शब्द है रेकेंडाइट। तो यहाँ पर गंभीर, वो नहीं, एक तरीके से आप लोग एक तो बोलते हैं, एक तरीके से ना काफ़ी गंभीर सिचुएशन कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो एक नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो बात कीजिए डिफिकल्ट फॉर वन और ऑर्डिनरी नॉलेज, ठीक है। इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, यानी कि चीज़ों को समझना पड़ेगा। गंभीर समस्या से घिरा हुआ इंसान, ठीक है। इंट्रिकेसी का मतलब होता है जटिलता, यानी कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। डिफिकल्ट सिचुएशन भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, तो यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये शब्द कई बार रेगुलरली आप लोग न्यूज़ में देखते हो। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने ये है रिगेल, मनोरंजन या फिर दावत आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से। एंटरटेन करना, ठीक है, विद टॉक, किसी के साथ में एंजॉय करना है। दावत पे चलते हैं, एंटरटेन करेंगे भाई साहब, तो आओ मनोरंजन करते हैं, रिगल करते हैं, यानी आओ रिगल करते हैं, ऐसे याद रखना, मिलकर गल करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, यह है कॉनोसोर, यानी कि विशेषज्ञ किसी पर्टिकुलर फील्ड का, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये शब्द यूज़ किया था कई बार। डायनासोर से याद रखना, वो विशेषज्ञ था आग का, ठीक है। कॉनोसोर। नेक्स्ट है यहाँ पर बेविंग, ये है बेसिकली एक तरीके से किसी चीज़ को एक तरीके से ना अपोज करना, सामना करना किसी चीज़ का, ठीक है, दृढ़ता से मिलकर कि हाँ नहीं यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, तो बोल सकते हैं ब्रेव इंसान है, ठीक। तो बेविंग आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ का सामना करना। तो ये शब्द भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर एप्लीकेशन से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आज क्लास जो होगी उसका शेड्यूल आप लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए कल तैयार रहिएगा, अच्छे से टेस्ट अटैम्प्ट आप लोगों को करना है, ढंग से प्रैक्टिस करोगे जब भी चीज़ों को आगे लेकर चल पाओगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो चीज़ों को सही से लेकर चलना है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करो, जितना अच्छे से चीज़ों को कवर करोगे उतना ही ज़्यादा जिंदगी जीने में मजा आएगा, ठीक है। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।